हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज हम पिछले भाग में जो बात कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग द्वारा हमारे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। आप लोगों द्वारा काफ़ी समय तक देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो सामने आते ही स्किप कर देते हैं, या जो भी अब क्यों करते हैं ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको इसके वैल्यू के बारे में तब पता चलेगा जब वो एग्ज़ाम हॉल में होंगे और वहाँ से लौट के आएंगे, फिर हमारे वीडियो को देखेंगे, बोलेंगे इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, हमने तो स्किप कर दिया था। तो ऐसी भूल ना करिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे ही देंगे। उसके साथ साथ आपको तिरकी अंदाज में आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको बस यूं ही याद करा देंगे कि आप स्क्रीन पे देखते रहिए। आपके दिमाग में वो कब छप जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे, और वो आपको याद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे बस उसे देखते ही आंसर्स टिक करके चलाओगे। आपके क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता लगभग 70 से 80% केवल सुनने और मेरे जो द्वारा जो ट्रिक या जिस अंदाज में इसको तैयार किया गया है उसको देखने समझने से ही मात्र हो जाएगा। आखिरी तक बने रहिए वीडियो में। आखिर में हम आपको जो जानकारी विशेष रूप से है उसको ट्रिक के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, तिरकी अंदाज में। चलिए पढ़ते हैं हम हिस्ट्री को अपने अंदाज में। हमने देखा था कि जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई और उसमें हजारों लोग मारे गए हैं। इससे आगे की घटना पे हम बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए इस हत्याकांड इस हत्याकांड पर दो समितियां बाद में बनाई गई। चूँकि देखिए यह हत्याकांड जो हुआ था बहुत ही विभत्स हुआ था, तो इस हत्याकांड को लेकर दो समितियां बनाई गई। और दो समितियां जो बनाई गई, पहली समिति का नाम है हंटर कमेटी और दूसरी समिति का नाम है तहकीकात समिति। तो हंटर कमेटी जो है यह सरकार द्वारा गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को निर्दोष माना। तो अब इसने कहा कि जनरल डायर जो है निर्दोष है। बस उसने भीड़ को देखा तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा उनको मजबूरी बस करना पड़ा। तो हंटर कमेटी कहीं ना कहीं एकदम लोगों को निराश कर देती है, और यह जो है कमेटी का जो है बहुत ही खराब रवैया था एक प्रकार से। तो इसने रिपोर्ट में जो है इसे जनरल डायर को निर्दोष मान लिया। तो गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती कहा। तो पूछेगा कि किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती कहा, तो वह हंटर कमेटी के रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करेंगे तो इससे संबंधित आप देखेंगे दूसरी जो कमेटी है, जो दूसरी समिति बनाई गई थी वह कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। तो जो सरकारी समिति बनाई गई थी वह हंटर कमेटी थी। पूछेगा कांग्रेस द्वारा कोई कमेटी बनी थी, तो हाँ बनी थी तहकीकात कमेटी या समिति। और इसका गठन जो है हमने बता दिया कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष जो चुने गए थे वह मदन मोहन मालवीय जी चुने गए थे। तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन चुना गया था? मदन मोहन मालवीय। यह तहकीकात कमेटी किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इसके सदस्य लोग कौन कौन थे? तो इसके सदस्य बदरुद्दीन तैयब जी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास इस तहकीकात कमेटी के अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष इनके जो थे, अध्यक्ष जो इस कमेटी के थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। तो हम कैसे याद करेंगे? तो देखो मदन मोहन मालवीय को तो आप याद करिए, और ये जो बाकी तीन सदस्य हैं इनको हम बीएमसी के नाम से याद कर लेते हैं। बी मतलब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, आई एम फॉर मोतीलाल नेहरू जी, और सी फॉर हो जाएगा सी आर दास। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चारों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार हैं और निकलने का एक ही रास्ता है। इधर अंग्रेज देखिए चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अब गोली तड़ातड़ चला रहे हैं। तो यहाँ सामने जितने लोग हैं आप सोचो जिनके चेस्ट पे पड़ा होगा या दिमाग पे खोपड़ी, कितने खोपड़ी उड़ गई होगी, जान तत्काल निकल गया होगा। कुआं बगल में था, यहाँ देखिए यहाँ लोग कुएं में कूद जा रहे हैं। तो अब मरते तो क्या नहीं करते, ये वाला हाल हो गया था। इस समय देखिएगा इस हत्याकांड के बाद जो है चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा फौज अस्तित्व में आया। आपसे कोई भी पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछता है। तो डंडा फौज जो है आप देखेंगे चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा फौज अस्तित्व में आता है। तो पूछेगा किस हत्याकांड के बाद डंडा फौज अस्तित्व में आता है, या डंडा फौज का जो अस्तित्व है किससे संबंधित है? तो वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित।
और इसकी अगुवाई चमनदीप कर रहे थे। और इनका डंडा फौज का मानना था, ये रोड रास्ते पे डंडा लेके निकलते थे और इनका ये मानना था कि इसी डंडे से मार के हम अंग्रेज़ों को भगाएंगे। फिर देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह शुरू होता है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम सब कुछ देख ही रहे हैं। तो इसकी शुरुआत देख लीजिए, इस प्रकार 6 अप्रैल को हुई थी 1919 को, और अंत जो हो गया 19 अप्रैल 1919। अर्थात टोटल यह जो रॉलेट सत्याग्रह है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, यह 13 दिन तक चलता है। ठीक है। हंटर कमेटी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हंटर कमेटी जो है इसका गठन 1919 में थी, रिपोर्ट इसे 1920 में देनी थी। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे। यही जो हंटर कमेटी अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि सरकारी कमेटी थी और इसने कहा कि जनरल डायर जो है निर्दोष है। तो ये इसमें जो शामिल सदस्य थे इसके बारे में पूछ लेता। तो यह गठन जो 1919 में, रिपोर्ट 1920 में देगा। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 मतलब एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। जो एक अध्यक्ष था वो लॉर्ड विलियम हंटर था। इसी के नाम पर इस कमेटी को हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो अन्य 6 सदस्य शामिल थे उनमें से 3 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। देखो अंग्रेज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछता है थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि भारतीयों के बारे में पूछ ले कि वह 3 भारतीय कौन शामिल थे, क्योंकि यह हंटर कमेटी देखेंगे एकदम क्लीन चिट दे देता है। तो ऐसे में तो पूछ लेगा ना, तो जो भारतीय शामिल थे तो वो क्या कर रहे थे, विरोध काहे नहीं किए। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग जो थे ना वही सरकार के पक्ष में ही रहते थे कि जैसा आप डोलाओगे वैसे हम डोल जाएंगे। तो इसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड विलियम हंटर जी थे। और इसमें अंग्रेज जो थे जॉर्ज बैरो, GC रंकिन और WF राइस ये शामिल थे। तो इसमें अंग्रेज याद रखिए रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन बना देगा। जॉर्ज बैरो, GC रंकिन और WF राइस शामिल थे। ठीक है। इसमें 3 भारतीय जो शामिल थे वह सरदार सुल्तान अहमद खान शामिल थे, जगत नारायण शामिल थे और चिमन लाल सीतरवाड़ शामिल थे। 3 भारतीय हंटर कमेटी में कौन शामिल थे, तो सरदार सुल्तान अहमद खान, जगत नारायण और चिमन लाल सीतलवाड़ शामिल थे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड आके समाप्त होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जितनी जानकारी थी हमने आपको दे दी। अब हम यहाँ से आगे जो बात करेंगे वह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे इसके बाद जो आंदोलन आता है वह असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन होता है। यहाँ तस्वीरें मैंने लगा दी है, गांधी जी हैं, कुछ अनुयायी है जो इनके साथ चल रहे हैं। यहाँ आते हैं स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। देखिए क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तुर्की का जो सुल्तान था, अर्थात उस सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और इस खलीफा को पूरे विश्व भर के सुन्नी समुदाय अपना धर्मगुरु मानते थे। तो यहाँ हमने देखिए बताया कि प्रथम विश्व युद्ध तुर्की का सुल्तान खलीफा कहलाता था। इस खलीफा को विश्व का सुन्नी मुसलमान इसे अपना धर्मगुरु मानता था और यह तुर्की हार गया। हारने के बाद अनुचित व्यवहार हुआ, इनके राज्य का अंत कर दिया गया खलीफा के। तो खलीफा के राज्य, चूँकि देखिए हमने पहले बता दिया था कि इन्होंने 2 आश्वासन दिए थे कि एक हम संवैधानिक संस्थाओं का विकास करेंगे और दूसरा दिया था कि मुसलमानों के भाई देखिए हम तुर्की अगर हार जाता है तो उसके साथ खलीफा जो है अनुचित व्यवहार नहीं किया जाए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, हार गया तुर्की तो उसके खलीफा के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, उसके राज का अंत कर दिया गया और लोकतंत्र के माध्यम से वहाँ चुनाव कराया गया। तो इसी को लेके देखेंगे भारत में असंतोष व्याप्त हो जाता है। वो बोलेंगे कि भाई अंग्रेज आपने वादा किया था कि हमारे खलीफा के साथ आप उल्टा पुल्टा हरकत नहीं करोगे, लेकिन तो ये फिर क्या कर रहे हो, आप उनको हटा दे रहे हो, उनके राज्य को खंडित कर रहे हो, विभाजित कर दे रहे हो। उसके बाद इस तरह की हरकतें हम नहीं सहन करेंगे क्योंकि धर्मगुरु हैं और हम उनको मानते हैं, ऐसा मुसलमानों का कहना था। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो है खिलाफत आंदोलन चलाया जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ लेकिन अनुचित व्यवहार से इसका राज्य अंत हो गया। लोकतंत्र के माध्यम से फिर वहाँ चुनाव कराया जाता है। कमाल अतातुर्क या कमाल पाशा वहाँ जीतता है। तो लोकतंत्र के माध्यम से जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में जनता जो है कमाल अतातुर्क या कमाल पाशा को जिताती है। इसी का नाम है कमाल अतातुर्क या कमाल पाशा, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का। आधुनिक तुर्की का निर्माता, इसे ही आधुनिक तुर्की का निर्माता। अभी तक खलीफा का सत्ता चल रहा था, अब लोकतांत्रिक माध्यम से ये चुन के आएंगे तो इसके बाद इसी को आधुनिक तुर्की का निर्माता मान लिया जाता है।
इसके खिलाफ ही खिलाफत आंदोलन चलाया गया मुसलमानों द्वारा, और इनके खिलाफ ही मतलब खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत के सुन्नी मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि अंग्रेज युद्ध में जीतेंगे तो तुर्की के विरुद्ध उदार रवैया अपनाएंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने अपने वायदे से मुकर गए। मित्र राष्ट्रों के खलीफा की सत्ता समाप्त कर, मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया तथा खलीफा के साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। मतलब जो मित्र राष्ट्र थे, बेसिकली क्या है कि एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ दुश्मन राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्रों में जैसे ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस भी था, रसिया भी था, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो ये मित्र राष्ट्र आपस में इसको बांट देते हैं। तुर्की का सुल्तान अर्थात खलीफा दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु था। अंग्रेजों द्वारा खलीफा के प्रति किए गए इस व्यवहार ने भारत के सुन्नी मुसलमानों को भी रुष्ट कर दिया था और उन्होंने खलीफा के पक्ष में आंदोलन करने का निर्णय लिया, और यही आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से आगे जाना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों के द्वारा चलाया जाएगा भारत में। और किस लिए चलाया जाता है? क्योंकि अपने धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तुर्की में, तो इसको लेके यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत आप देख लीजिए यहाँ इसकी शुरुआत जो होती है 1919 में होती है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1919 में होती है। कारण क्या होता है? खलीफा की सत्ता को फिर से स्थापित करना। इनका मकसद होता है कि हम आंदोलन करेंगे, विश्व भर में आंदोलन होगा और अंग्रेज़ दबाव में आएंगे और खलीफा की सत्ता को हम फिर से स्थापित करेंगे। किसने शुरू किया था? भारत में सुन्नी मुसलमानों ने शुरू किया था। कैसे शुरू किया? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाकर। इन्होंने कैसे इस आंदोलन की शुरुआत की? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाकर। यहाँ देख रहे हो ना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसको बनाकर। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में, और कौन नहीं शामिल होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कौन नहीं शामिल होंगे। तो इसमें देखेंगे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में जिन्ना जो हैं यह सही शामिल नहीं होंगे। और यहाँ इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो आपसे पूछे, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम है, आप सोचोगे जिन्ना ऑप्शन में दे देगा, आप सोचोगे नहीं जिन्ना जरूर शामिल हुए होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के देखेंगे बाद में निर्माण में भी बहुत योगदान देते हैं। तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें जिन्ना शामिल नहीं थे। तो कौन कौन शामिल थे? तो इसमें मौलाना मोहम्मद अली शामिल थे, मौलाना शौकत अली अर्थात अली बंधु के नाम से ही दोनों जाने जाते थे। तो अली बंधु शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जो है शौकत अली इसमें शामिल थे। उसके साथ अन्य जो शामिल थे, मौलाना आज़ाद भी इसमें शामिल थे, हकीम अजमल शामिल थे, हसरत मोहानी शामिल थे। तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल, हसरत मोहानी, ठीक है, इतने लोग इसमें शामिल थे। जिन्ना ने गांधी को भी सलाह दी थी। अच्छा, इसी में गांधी जी भी शामिल थे। और गांधी जी शामिल किस लिए थे? इनका मानना था कि देखो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग तो लड़ रहे हैं, अब मुसलमान कहीं ना कहीं जो है हमसे अलग है, अगर हम लोग जो है एक होकर लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को भगा सकेंगे इस देश से। तो गांधी जी इस विचार से इनको मतलब इसमें शामिल होते हैं, सोचते हैं कि इसी बहाने मुसलमान भी अंग्रेज़ से रुष्ट है, इनका मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं और हम भी अंग्रेज जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हम दोनों क्यों ना मिल के अंग्रेज़ों की मुखालफत करें। तो इस विचार को लेकर गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका विरोध कौन करता है? जिन्ना गांधी जी को भी सलाह देता है कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। जिन्ना ने यहाँ पर गांधी जी को रोका भी कि आप धर्म को राजनीति से ना जोड़िए लेकिन गांधी जी के अंदर कुछ ही अलग बात चल रही थी। फिर आगे देखेंगे, नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक होती है। तो उस बैठक की अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वह गांधी जी चुने जाते हैं। आप देख लीजिए, यह बैठक जो है नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत जो कमेटी बनी थी उसकी बैठक होती है और उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं हमारे गांधी जी।
गांधी जी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और जून 1920 में अखिल भारतीय समिति की बैठक होती है। कहाँ होती है? इलाहाबाद में। पहला तो नवंबर 1919 में होता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी समिति का गठन, गठन गांधी बैठक, और उसकी अध्यक्ष चुने जाते हैं गांधी जी। फिर जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की बैठक होती है। कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है। इस बैठक में हिंदुओं से सहयोग मांगा जाता है। और यहीं देखेंगे कि इलाहाबाद वाले अखिल भारतीय खिलाफत समिति में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं से सहयोग मांगा जाएगा। इसी बैठक में असहयोग को अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। और इसी बैठक में देखेंगे कि जो गांधी जी का असहयोग था, उस असहयोग के मंत्र को एक अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि असहयोग के एक अस्त्र के रूप में अपनाने का निर्णय किस खिलाफत कमेटी के किस अधिवेशन में या बैठक में लेने का निर्णय लिया गया? तो इलाहाबाद के। ठीक है। फिर आप देखेंगे 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती थे। और असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले, 1 मिनट, यहाँ से कुछ छूटा तो नहीं, चलिए। हाँ, तो फिर आगे देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही तिलक जी का निधन हो जाता है। और ये बहुत ही क्षति था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि एक महान व्यक्तित्व थे अपने आप में, और लोगों को जागृत करने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो जो राजनीतिक चेतना आई ना, कि तिलक जी का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान था। अब जब ऐसे तिलक जी की मृत्यु होती है तो झटका तो लगना ही था। तो ऐसे में क्या होता है कि तिलक के निधन पर शोक सभा आयोजित की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पहले यही पूछ लेगा कि कौन ऐसा नेता था जो असहयोग आंदोलन से पहले उनकी डेथ हो जाती है? तो वह तिलक जी थे। तिलक के निधन पर शोक सभा आयोजित की जाती है और असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा एक साथ की जाती है। तो जो तिलक का निधन होता है, तिलक के निधन पर ही देखेंगे शोक सभा और असहयोग आंदोलन की घोषणा एक साथ की जाती है। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का पुरजोर विरोध किया। अब पूछेगा कि कौन ऐसा था कि जो कांग्रेस के भागीदारी का पुरजोर विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय ऐसे शख्सियत है जो आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का पुरजोर विरोध करते थे। इनका भी यही मानना था कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वो धार्मिक आंदोलन है तो उसे अलग रहने देना चाहिए। हम मुसलमानों से इस तरह अगर धार्मिक चीज़ों को लेके जुड़ेंगे तो हमको इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी। कांग्रेस का फिर देखेंगे विशेष अधिवेशन होता है इसी समय। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में होता है। अगस्त में तिलक जी का निधन होता है। फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। अध्यक्ष चुने जाते हैं लाला लाजपत राय। विशेषता क्या थी इस विशेष अधिवेशन की? तो इसमें कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकार, देखिए असहयोग आंदोलन था तो कांग्रेस को अब ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हो जाएगा, उसको उस प्रस्ताव को लाया जाएगा, फिर उस पर विचार करके उसे स्वीकार किया जाएगा। तो यही हुआ कि विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में। ज़्यादातर तो अधिवेशन जो है वार्षिक जो उसकी बैठक होती है वह दिसंबर महीने में होता है, लेकिन इसको दिसंबर से पहले इसलिए लाया गया क्योंकि असहयोग आंदोलन चलाने का जो बात कहा गया उसको स्वीकारना जरूरी था। तो असहयोग आंदोलन को इस विशेष अधिवेशन में स्वीकारा गया। आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड के नाम पर एक कोष गठित किया गया। तो इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड के नाम से एक कोष गठित किया गया। तो किस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड के नाम से एक कोष गठित किया गया? तो असहयोग आंदोलन। और आप देखेंगे ना कि जो तिलक स्वराज फंड था, जो इसमें फंड थे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने इसमें फंडिंग की। और इस प्रकार से जब पैसा ज़्यादा आता है तो कोई भी आंदोलन चलने और चलाने में दोनों में मज़ा है, और आंदोलन सफल होने के चांस भी खूब ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। आंदोलन का विरोध करने वाले नेता में शामिल कौन कौन थे? तो हमने पहले बता दिया कि जिन्ना शामिल थे, जो बोल रहे थे कि धर्म को राजनीति में नहीं मिक्स करना चाहिए। गांधी जी से ये बात को सलाह के रूप में गांधी जी को बताया था। मदन मोहन मालवीय जी थे, जिनका मानना था कि भाई देखो ऐसा करना गलत है,
सी आर दास जी थे, इनका फुल फॉर्म है चितरंजन दास, इन्हीं को हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। ठीक है, सी आर दास को ही हम देश बंधु। अब यहाँ देख लीजिए, देश बंधु आपसे पूछेगा कि देश बंधु के नाम से हम किसे जानते हैं, चितरंजन दास को, या इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में सी आर दास कहते हैं। इनका भी विरोध था, इनका विरोध था कि विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर। अच्छा, उसी समय देखिएगा विधान परिषदों के चुनाव होने वाले थे, तो अब उनमें कांग्रेस में दो विचारधारा फिर पनप गई। तो ये हुआ, कांग्रेस की एक धारा जो कह रही थी विचारधारा कि नहीं, हमें इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और एक विचारधारा थी कि नहीं, हमें इसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और बाद में जाके अंदर जब जाएंगे सिस्टम में तो वहाँ अवरोध उत्पन्न करेंगे और हम अंग्रेजों के किसी भी कानून को पारित नहीं होने देंगे। इस बात को लेके सी आर दास जो हैं इस आंदोलन के विरोध में आ गए। और फिर वहीं देखेंगे, यहाँ देखिए विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था, और इसका कहना था कि बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। तो इनका ये कहना था कि जो विधान परिषद का चुनाव होगा हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, सी आर दास जी का कहना था। फिर वहीं लाला लाजपत राय, इनका विरोध शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार को लेकर था, क्योंकि आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान कहा जाएगा हम शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम विधान परिषद के चुनाव को नहीं लड़ेंगे। तो विधान परिषद के चुनाव को न लड़ने को लेकर सी आर दास विरोध कर देते हैं। लाला लाजपत राय इसलिए विरोध कर देते हैं क्योंकि शिक्षण संस्थानों का जब अब बहिष्कार करेंगे तो ऐसे में हम वैकल्पिक रूप में कौन से शिक्षण संस्थान में जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो जो युवा हैं वो कैसे पढ़ेंगे। तो इस पे विचार बिना किए हुए हम कैसे यह घोषणा कर दें कि शिक्षण कि हम इस आंदोलन में भाग लेंगे। भाई पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार करिए कि अगर ये चीज़ें हमें छोड़ना है, असहयोग करना है, तो इस चीज़ों को हमें अपनाना है उसके दर पे। तो इस तरह हो गया कि उपायुक्त शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इनका कहना था लाला लाजपत राय का। फिर आगे आप देखेंगे 3 लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया। बाद में क्या होता है कि ये जो 3 लोग होते हैं, मदन मोहन मालवीय, सी आर दास और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया। और कौन नहीं वापस लिया, तो वह जिन्ना थे, जिन्ना ने वापस अपना विरोध नहीं लिया। बाकी और सबने देखेंगे जो वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर का 1920 में, उस नागपुर के 1920 के अधिवेशन में देखेंगे कि ये सब अपना विरोध वापस ले लेते हैं जिन्ना को छोड़कर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ी, तो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अभी किन लोगों ने विरोध किया, तो मदन मोहन मालवीय को हम लोगों ने देख लिया, जिन्ना को देख लिया, सी आर दास को देख लिया, लाला लाजपत राय। ये 4 लोग के नाम तो आपको ऐसे भी याद हो गए। तो इन लोगों ने, इनका जो कारण था सबका अलग अलग था विरोध करने का, तो हमने सबका बता दिया कि किस लिए कौन विरोध कर रहा था। लेकिन बाद में नागपुर अधिवेशन 1920 में आप देखेंगे कि सब मान जाते हैं बस जिन्ना को छोड़ के। आगे क्या होता है कि इसी समय देखेंगे कांग्रेस को कुछ लोग छोड़ देंगे। तो उनको छोड़ने वाले में कौन कौन थे, तो जिन्ना पहले छोड़ेंगे क्योंकि जिन्ना असहमत थे और विरोध भी कर रहे थे। जिन्ना कांग्रेस को छोड़ देते हैं। एनी बेसेंट भी, अच्छा इन लोग ऐसे लोग थे इनको छोड़ना भी लाजमी था, क्योंकि इनको ये लग रहा था ना कि असहयोग में मतलब कहीं ऐसा न हो जाए देश आज़ाद हो जाए। इनके मन में हो रहा था कि मतलब अब क्या ही बताएं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये लोग छोड़े क्यों। इतना महत्वपूर्ण आंदोलन चलने जा रहा था तो सहयोग करना चाहिए था, लेकिन छोड़े क्यों। अगर इनको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी मिल जाए, ज़्यादा मेहनत कर दे, तो हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हो सकता है इनके विचार में ये आ गया हो कि जिसे एनी बेसेंट जी थी, तो एनी बेसेंट के बारे में कहा जाता है कि खुल के कहा जाता है कि ये आज़ादी के पक्षधर नहीं थी। हाँ, ये चाहती थी आयरलैंड की तरह, हमने जो आपको पढ़ाया था, स्वशासन या स्वराज। अब बाकी बिपिन चंद्र पाल जी के अपने कुछ अलग कारण थे। तो ये जिन्ना जी थे, एनी बेसेंट थे, नारायण चंद्रवरकर जी थे और बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस को उस समय छोड़ दिए थे। अब हम बात कर लेते हैं नागपुर के अधिवेशन की। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसमें देख रहे हैं ना कि जो विरोध कर रहे थे वो क्या है कि उसमें विरोध करना बंद कर देते हैं और अपने विरोध को वापस ले लेते हैं। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वी राघवाचार्य, यहाँ देख रहे हैं ना आप, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य द्वारा की जाती है। ठीक है, विशेषता क्या होता है इस अधिवेशन का, असहयोग से संबंधित एक प्रस्ताव रखा जाता है, किनके द्वारा, जो विरोध कर रहे थे, सी आर दास द्वारा। और सी आर दास जी जो विरोध कर रहे थे, बस इनका विरोध इस
आंदोलन को चलाने के लिए या रोकने के लिए नहीं था। इनका विरोध ये था कि जब हम असहयोग का आंदोलन चला रहे हैं तो हम जो विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें हम भाग लेना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं असहयोग करिए, तो हम फिर कैसे भाग लेंगे। इस बात को लेके इनका विरोध था। फिर बहरहाल बाद में ये मान जाते हैं और इन्हीं के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है असहयोग से संबंधित। प्रस्ताव में क्या प्रावधान थे, तो CR दास द्वारा असहयोग से संबंधित प्रस्ताव रखा जाता है, याद रखे रहिएगा। इसमें प्रावधान दे कि जो सरकारी स्कूल है और कॉलेजों का बहिष्कार होगा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार होगा। दूसरा जो था कि सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार किया जाएगा। तीसरा जो इसमें प्रावधान था, सरकारी न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा, और सरकारी न्यायालय के जगह जो है हम जिसे वैकल्पिक रूप में अपनाएंगे न्याय के लिए, वो पंचायत, हम गांव-गांव में पंचायतों का गठन करेंगे और पंचायत के माध्यम से ही अपने जो समस्याएं हैं हम उसको खूब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फिर आता है सरकारी उपाधियाँ हम त्याग देंगे। वो बोलेंगे हमको सरकारी उपाधि क्या चाहिए, हम त्याग देंगे। तो आप देखेंगे गांधी जी की उपाधि जो थी, यहाँ थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो गांधी जी ने अपनी उपाधि जूलू की उपाधि, बोअर की उपाधि, बोअर ना, बोअर का युद्ध हमने पढ़ाया था, बोअर की उपाधि, जूलू की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि ये त्याग देते हैं। यहीं पर आप देखेंगे जमुनालाल जो हैं बजाज हैं, वो अपनी राय बहादुर की उपाधि को त्याग देंगे। तो राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले जमुनालाल बजाज जी हैं। यहीं देखेंगे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। हमने जो आपको बहिष्कार आंदोलन पढ़ाया था ना, अर्थात स्वदेशी आंदोलन, उसमें भी यही सारी चीज़ें थी, उसी को यह फिर से रिपीट किया जा रहा था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा। फिर देखिए शराब का बहिष्कार किया जाएगा, जहाँ शराब बेचने वाले जहाँ जहाँ शराब बेचेंगे वहाँ धरना दिया जाएगा। और देखिए इसी विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, एक कथन कहते हैं, तो वह पूछा जाता है। ये विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये निष्ठुर बर्बादी था। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों को आप जला रहे हो और इसका बहिष्कार की बात कर रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं एक निष्ठुर बर्बादी है। तो गांधी जी ने कहा कि यही सही बर्ताव है। अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए जो कर्म हमारे ऊपर हैं, उस कर्म के प्रभाव में ये उनके खिलाफ जो हम कर रहे हैं, यही सही बर्ताव है अंग्रेज़ों के साथ, ऐसा करना ही चाहिए। और यहाँ जमुनालाल बजाज जो जिसने अपने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी, ये गांधी जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। पहले यहाँ रखिए, मानस पुत्र मतलब इनको गांधी जी का पुत्र भी माना जाता था। और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे, तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, बात आगे करते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए सरकारी बहिष्कार। सरकारी बहिष्कार में क्या शामिल थे, स्कूल और कॉलेज। तो चित्तरंजन दास का कथन है शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर ये आया जब ये कहा गया कि हम स्कूली कॉलेजों को, स्कूलों को बहिष्कार करेंगे, उसमें नहीं शामिल होंगे, तो लोगों ने पूछा कि फिर हम कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे खतरे में डाल दें। तो वहाँ पर CR दास जी ने कहा था कि हम शिक्षा इंतजार कर सकती है लेकिन स्वराज नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो जिंदा रहेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हम अपने शिक्षा को मतलब अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्वराज अब दोबारा नहीं आएगा लौट के मिल गए। तो हमको स्वराज इंपॉर्टेंट है, हमको स्वराज चाहिए, शिक्षा हम बाद में भी ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार यह किसका कथन है, CR दास का, कि शिक्षा इंतजार कर सकती है पर स्वराज नहीं। वैकल्पिक तौर पे फिर भी बात हुई तो ये हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और इसी दौरान आप देखेंगे कि काशी विद्यापीठ, जो बाद में देखेंगे BHU के नाम से फेमस हो जाता है, काशी विद्यापीठ की स्थापना होगी। नहीं सॉरी, BHU को छोड़िए, यहाँ काशी विद्यापीठ की स्थापना होगी। और जामिया मिलिया, यहाँ मैंने थोड़ा आपको काशी विद्यापीठ है, BHU अलग है। तो काशी विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। यहाँ देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना हो रही है, यहाँ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। और यहाँ जामिया मिलिया, यहाँ जामिया मिलिया जो है, ये सब शिक्षण संस्थान की स्थापना हो रही है। आगे देखेंगे इसी अधिवेशन में आयु सीमा निर्धारित किया गया।
तो पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में आयु सीमा निर्धारित की गई। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आयु सीमा निर्धारित की गई कितनी की 21 वर्ष। आप इसके सदस्य हो सकते हो लेकिन आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और चंदा जो लगाया गया 4 आना अर्थात 25 पैसा। बोला गया कि आप कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और आप 25 पैसा चंदा दे सकते हो तो ही आप इसके सदस्य बन सकते हो, तो ही वो कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चंदा मांगा जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है, ठीक है। अर्थात पहली बार राजनीतिक पार्टी बनी, अर्थात कांग्रेस जो है पहली बार राजनीतिक पार्टी बनी। अब इस प्रकार से अब चंदा उंदा बटोरेगी, ठीक है। पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। तो पूछेगा कि रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा पहली बार किस अधिवेशन में की जाती है। तो नागपुर अधिवेशन में की जाती है, ठीक है, 1920 में। 300 सदस्यों वाली एक अखिल भारतीय समिति का गठन किया जाएगा। इसी अधिवेशन में ये भी कहा जाता है कि हम 300 सदस्यों वाली एक अखिल भारतीय समिति का गठन करेंगे। अच्छा, गठन क्यों करना था? गठन इसलिए क्योंकि असहयोग करना था। असहयोग करने के लिए हम 300 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति का गठन करेंगे। उसके सिवाय जो है हम जगह जगह पर अपने सेंटर खोलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। उन सेंटरों के माध्यम से ऊपर के हिस्से में ऊपर के आप बेसिक समझिए कि प्रांतों में, जिलों में, तालुका और ग्राम, इन स्तरों पर हम कांग्रेस से संबंधित संस्थाएं स्थापित करेंगे। तो ग्राम स्तर पे जो हैं एक क्या करेंगे, चुनाव करेंगे तालुका स्तर के कांग्रेस सदस्यों को। तालुका स्तर वाले जिला स्तर पे कांग्रेस सदस्यों को चुनाव करेंगे और जिला स्तर वाले प्रांत के कांग्रेस सदस्यों को चुनाव करेंगे और आखिरी में जाके ये जो 300 सदस्य हैं यहाँ से चुन के जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एकदम बेसिक धरातल लेवल पे काम करने की बात कही गई और बोली गई कि हम 300 सदस्यों वाली एक अखिल भारतीय समिति का गठन करेंगे। अच्छा, इसका सुझाव पहले तो तिलक ने ही दे दिया था लेकिन इस पे गौर नहीं किया गया था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, वही हाल है कि चलिए हम लेट ही समझे लेकिन समझे तो। फिर कांग्रेस को आम जनमानस तक पहुंचने का श्रेय जो है गांधी जी को दिया जाता है कि कांग्रेस को आम जनमानस तक पहुंचाने का जो श्रेय है उसमें गांधी जी का है भी। आप देखेंगे कि इतना सारा काम कर रहे हैं तो इनसे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। अच्छा, इसके आगे आप बात करेंगे तो नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम अपनी सहायता के मापदंड निर्धारित किए। सहायता नहीं, सदस्यता है, हमने सहायता बोल दी है। तो नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम अपनी सदस्यता के मापदंड, हमने आपको बता दिया कि 25 पैसे अगर आप देने की हैसियत रखते हैं और 21 साल आपकी उम्र है तो ही आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। दूसरा जो था, नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की। हमने अभी ये भी बात पे चर्चा कर ली है। और रियासतों की जनता को भी कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई। तो इस तरह यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं और आगे हम इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।